इंडियंस भूख से मरते हैं तो मरने दो, ये इंडियंस की गलती है कि वो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। 1943 में ये बात ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने कही थी, जब इंडिया में उस साल एक बड़ा फैमिन यानी अकाल पड़ा था। उस साल इंडिया में 30 लाख लोग मर गए थे। एंड देन चर्चिल ने कहा था कि अगर लोग भूख से मर रहे हैं तो फिर महात्मा गांधी कैसे जिंदा हैं। एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है जब यूक्रेन वॉर की वजह से वीट शॉर्टेज को फिल करने के लिए इंडिया पूरे दुनिया में वीट सप्लाई कर रहा है। इंडिया ये सब अचीव कर पाया ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ग्रीन रेवोल्यूशन जिनकी वजह से पॉसिबल हो पाया और जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, वो थे MS स्वामीनाथन। थे इसलिए क्योंकि 28 सितंबर 2023 के दिन MS स्वामीनाथन का निधन हुआ। इस वीडियो में हम MS स्वामीनाथन के लाइफ हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। एक ऐसे इंसान की कहानी जिन्होंने 1943 के फैमिन को देखकर अपने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और एग्रीकल्चर की पढ़ाई सिर्फ इसलिए करी ताकि इंडिया फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो सके। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इंडिया एक फूड डेफिशिएंट कंट्री से एक फूड सरप्लस कंट्री कैसे बनी और इंडिया को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे व्यूवर्स के लिए एक सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? वैसे तो हमेशा से ही इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया की प्रॉस्पेरिटी अरब कंट्री से लेकर यूरोप तक मशहूर थी और तभी तो वहां से लोग फूड और स्पाइसेस ट्रेड करने इंडिया आते थे। बट फिर ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उन्होंने इंडिया के एग्रीकल्चरल सिस्टम को ही बदल दिया। अपनी जरूरत के हिसाब से कभी फार्मर्स को इंडिगो तो कभी कॉटन जैसे कैश क्रॉप्स की खेती करने पे मजबूर किया। इस वजह से इंडिया में कई बार फैमिन आया, कभी मौसम की वजह से तो कभी ब्रिटिश पॉलिसीज के वजह से। सबसे बड़ा फैमिन 1943 में आया। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फूड जो इंडियंस के कंजम्पशन के लिए था उसे ब्रिटिश आर्मी के लिए डाइवर्ट किया। इससे इंडिया में फूड ग्रेन्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई, जिसमें 30 लाख से भी ज्यादा इंडियंस की मौत हो गई। भारत जब आजाद हुआ तब भी हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। एंड देन तब के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बाकी सारी चीजें इंतजार कर सकती है, एग्रीकल्चर नहीं। एक भूखा देश कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। शुरू में सरकार ने फोकस किया एरिया अंडर कल्टीवेशन को बढ़ाने की, बट उस टाइम हमारी मेन प्रॉब्लम थी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया की। जहां जापान जैसी कंट्रीज पर हेक्टर 5 क्विंटल राइस प्रोड्यूस करते थे, वहीं इंडिया पर हेक्टर बस 1 से 2 क्विंटल राइस प्रोड्यूस कर पाती थी। एक्चुअली उस टाइम इंडियन प्लांट्स लंबे तो होते थे बट उनमें ग्रेन्स कम होते थे। वहीं जापान में प्लांट्स छोटे होते थे बट ग्रेन्स ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। इस वजह से एग्रीकल्चरल एरिया बढ़ाने के बावजूद इंडिया में फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब बस एक ही था, फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट करना। और तब इंडिया यूएसए से फूड ग्रेन्स इम्पोर्ट करने लगा। यूएसए इंडिया को PL 480 प्रोग्राम के तहत फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहा था। हालांकि इंडिया को फूड प्रोवाइड करना यूएसए की दरियादिली नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रैटेजी थी इंडिया को सोवियत इन्फ्लुएंस से दूर रखने के लिए। PL 480 को यूएसए ने काफी बार एज अ वेपन भी यूज किया एंड 1965 एंड 1971 के वॉर्स के टाइम जब भी इंडिया ने सोवियत के क्लोज जाने की कोशिश करी, यूएसए ने PL 480 प्रोग्राम बंद करने की धमकी दी। यूएसए द्वारा प्रोवाइड करी गई फूड ग्रेन्स की क्वालिटी भी कोई खास नहीं होती थी। यूएसए के लोग तो उस क्वालिटी के फूड ग्रेन्स अपने एनिमल्स को भी खिलाना पसंद नहीं करते थे। यूएसए के न्यूज़पेपर्स इंडिया को एक बेगर के तौर पे इस तरह से प्रेजेंट करके मजाक उड़ाते थे। हालत ऐसी थी कि UN के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 1961 में अपनी एक रिपोर्ट में ये तक कह दिया कि अगर इंडिया ने अपने फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो इंडिया में फूड क्राइसिस एक परमानेंट प्रॉब्लम बन सकता है। तब इंडिया के लिए अपने फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक नेसेसिटी बन गई थी। एंड देन 1960s में इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन को इंडिया के फूड प्रोग्राम को लीड करने की एंड इंडिया के फूड शॉर्टेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी। MS स्वामीनाथन 1925 में तमिलनाडु के कोम्बाकोनम में पैदा हुए एंड एक मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। फैमिली चाहती थी कि स्वामीनाथन एक डॉक्टर बने, पर 1943 में बंगाल फैमिन की तबाही देखकर डॉक्टर स्वामीनाथन एक मेडिकल प्रोफेशनल बनने के बजाय एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनने का डिसीजन लेते हैं, सो दैट इंडिया को फिर से 1943 जैसे दिन ना देखने पड़े।
फिर उन्होंने यूके एंड यूएस में पढ़ाई करी। उन्हें वहाँ जॉब्स एंड फेलोशिप भी ऑफर किए गए थे, बट स्वामीनाथन को इंडिया आकर फूड के शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज्यादा जरूरी लगा। इंडिया में उन्होंने अमेरिकन साइंटिस्ट एंड नोबेल लॉरिएट नॉर्मन बोरलॉग के साथ कोलैबोरेट किया। दोनों ने मिलकर इंडियन फार्मिंग कंडीशंस को सूट करने वाले हाई यील्डिंग वैरायटी वीट डेवलप किया। बट हाई यील्डिंग वैरायटीज के सीड लैब में डेवलप करने से ज्यादा मुश्किल था उसे खेत में उतारना। ऐसा इसलिए क्योंकि किसान किसी भी चेंज को रेजिस्ट करते थे एंड उन्हें ये डर था कि नई तरह की सीड्स उनके खेत को बर्बाद कर देंगे। किसानों के डर को दूर करने के लिए उन्होंने खुद 1 हेक्टेयर में नए सीड्स को प्लांट किया। सरकार ने भी स्वामीनाथन को सपोर्ट किया। उस टाइम के लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सी सुब्रमण्यम ने दिल्ली के अपने एक ऑफिशियल रेसिडेंस में ही नए सीड्स लगाकर किसानों को डेमोन्स्ट्रेट किया। फसल अच्छी हुई एंड तब जाके किसानों का डर खत्म हुआ और फिर इन सीड्स को पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में इम्प्लीमेंट किया गया। रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे और 10 साल में ही वीट प्रोडक्शन 11 मिलियन टन से 25 मिलियन टन हो गया। वहीं राइस प्रोडक्शन 34 मिलियन टन से 42 मिलियन टन हो गया। इस सक्सेस की वजह से इंडिया ने 1971 में यूएस की ह्यूमिलिएटिंग PL 480 प्रोग्राम से इंपोर्ट्स भी बंद कर दिए। धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन को देश के दूसरे पार्ट्स में ले जाया गया, जिसकी वजह से आज इंडिया में 110 मिलियन टन ऑफ व्हीट एंड 195 मिलियन टन ऑफ राइस की प्रोडक्शन होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन बस राइस और व्हीट तक ही लिमिटेड नहीं थी, बल्कि इसके स्पिलओवर इफेक्ट्स से दूसरे क्रॉप्स जैसे कॉटन, पल्सेस एंड शुगर केन की भी प्रोडक्शन बढ़ गई। MS स्वामीनाथन का लव फॉर हिज कंट्री उन्हें विदेश से इंडिया तो ले आया, पर उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज और रिसर्च बस इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं रखी। इंडिया के फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उन्होंने इटली, ईरान, केन्या जैसे कई कंट्रीज में इंस्टीट्यूशंस बनाए ताकि हंगर के इशू को टैकल किया जा सके। यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान एंड चाइना को भी अपना रिसर्च सपोर्ट दिया, जिनसे इंडिया के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे। उनके इस कंट्रीब्यूशन के चलते उनको एशिया का नोबेल प्राइज कहे जाने वाला रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। उन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज एंड पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। फूड किसी भी इंसान के लिए द मोस्ट बेसिक ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज होती है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया MS स्वामीनाथन ने। फूड को लैब से किसानों तक पहुंचाने में बस नॉलेज ही नहीं, बल्कि विजनरी लीडरशिप की भी जरूरत होती है। इसलिए जो भी चैलेंजेस आए, स्वामीनाथन ने उनको ओवरकम किया। ऐसा वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनका लाइफ का पर्पस था देश और दुनिया से हंगर को खत्म करना, और इस वजह से इंडिया आज फूड में एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री ही नहीं, बल्कि एक फूड सरप्लस कंट्री है। इंडिया उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आस्था ट्रेड को सब्सक्राइब करें एंड लेवल अप योर ट्रेडिंग पावर विद आस्था ट्रेड। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.